जी कहाँ पे है? लगा दो। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अध्यादेश पारित किया है, वो अध्यादेश भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश इस देश के संघीय ढांचे को समाप्त करने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की कार्रवाई है। और सबसे बढ़कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ना तो देश का संविधान मानते हैं, ना भारत का लोकतंत्र मानते हैं, ना देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। फिर बचा क्या? कौन सी संस्था बची इस देश के अंदर? इसका मतलब देश में तानाशाही का शासन है। तुगलकी फरमान से कोई भी आदेश बदला जा सकता है, कोई भी आदेश दिया जा सकता है। 25 साल से जिस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, बार बार पराजित हो रही है, इतनी व्याकुल है, इतनी तड़प रही है सत्ता पाने के लिए यहां पर, कि अरविंद केजरीवाल जी की एक लोकप्रिय सरकार जो लोगों को फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, फ्री शिक्षा देती है, फ्री इलाज देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देती है, विधवाओं को पेंशन देती है, जो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, ऐसी सरकार को कैसे रोकना है, कैसे चलने नहीं देना है, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को खत्म करना है, इस पूरे काम में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की ऊर्जा लग रही है। और ये जो अध्यादेश है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने वाला, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे, और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मुलाकात करेंगे। परसों शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात करेंगे। उसके एक दिन बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की और सबके सामने एक ही विषय रखा, अगर हमको भारत का लोकतंत्र बचाना है, अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना है, अगर हमको इस देश के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर इस अध्यादेश को जब बिल के स्वरूप में राज्यसभा में आएगा, उस वक्त इसे गिराना होगा। और ये 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, यह विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। क्या सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एकजुट है या नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आएगा, उस वक्त होगा। तो ये जानकारी आप सबको देनी थी कि अरविंद केजरीवाल जी
देश के सभी विपक्षी नेताओं से आने वाले दिनों में मिलेंगे। अभी 3 कार्यक्रम उनके तय हुए हैं। एक, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, दूसरा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, तीसरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से, और सबको एकजुट करके इस बिल को, इस काले कानून को गिराने के लिए वो प्रयास करेंगे। उन सबसे मुलाकात करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली के माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, दिल्ली की माननीय मंत्री आतिशी जी हैं। आप लोग सर आपने बोल दिया सर। सवाल भी था सर, क्या कांग्रेस से सहयोग मांगेंगे? देखिए, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया जाए, मतलब क्या कर रही है बीजेपी? कह रही है भाई, हम, अगर आपने सरकार बना ली तो पहले खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार गिराएंगे। उसमें सफल नहीं होंगे तो ईडी सीबीआई छोड़ के आपको गिरफ्तार कराएंगे। उसमें भी अगर सफल नहीं होंगे तो अगर आपके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का आदेश आ जाता है तो उसको भी बदल देंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा? संविधान कहां बचा? सुप्रीम कोर्ट कहां बचा? फिर तो सब आपने खत्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, ये उनको तय करना होगा। और कांग्रेस पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। अभी तो अगेंस्ट में से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि शीला गवर्नमेंट में भी काम हो रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का, यानी कि उनके जो भी प्रमुख लोग हैं, जिनके हाथ में सदन की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, जब उनका कोई आधिकारिक बयान इस विषय पे आ जाएगा उस समय हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उसके पहले कुछ कहना ठीक नहीं। संजय भाई, आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या इस आउटरीच प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल आपकी लिस्ट में हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण विपक्षी नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मिलेंगे आने वाले दिनों में। अभी 3 कार्यक्रम तय हो गए हैं, उसकी सूचना आपको दे दी। आगे जैसे जैसे कार्यक्रम तय होगा आपको बताते जाएंगे। एक सेकंड में देखिए, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है। चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। अगर केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की एक संविधान द्वारा दी गई ताकत को वापस लेने की कोशिश कर सकती है तो दिल्ली तो शुरुआत है, इसके बाद ये किसी भी राज्य में हो सकता है। और हम ये देख भी रहे हैं, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किया, वही प्रयोग वो फुल स्टेट्स में गवर्नर्स के साथ भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों की ताकत छीनने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो देश की हर नॉन बीजेपी पावर पार्टी को, हर रीजनल पार्टी को समझना होगा कि ये प्रहार आम आदमी पार्टी पे नहीं है, ये प्रहार दिल्ली सरकार पे नहीं है, ये प्रहार लोकतंत्र पे है, ये प्रहार इस देश के संघीय ढांचे पर है, और ये प्रहार देश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी को खत्म करने का एक पहला कदम है, जिसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा, वरना देश में संविधान नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। कई गैर भाजपा दल हैं जो भले एनडीए में न हो लेकिन बीजेपी के साथ दिखते हैं, चाहे बीजू जनता दल हो या वाईएसआरसीपी हो या बीएसपी हो, क्या उन लोगों से भी आप लोग संपर्क करेंगे? मायावती
मैंने आपको कहा कि अभी 3 नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। जैसे जैसे जिन जिन नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय होगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। सर, आज सत्येंद्र जैन जी को अस्पताल ले जाने की नौबत आई है, उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है, उनका वेट भी काफी कम हो गया, सीएम ने भी उस पर चिंता जताई है, इसको लेके आप क्या? देखिए, वो तस्वीर मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये वही शख्स है सत्येंद्र जैन जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये वही सत्येंद्र जैन है जिनके पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, और पिता की मृत्यु के 2 दिन के बाद वो फील्ड में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, तालियां पीट सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं, खुश हों, अच्छी बात है, लेकिन ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक सोच का है, जो कहता है कि जब तक मंदिर में पूजा नहीं कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, 1 साल से उसने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। 37 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर प्रताड़ित करके मारना चाहती है हम लोगों को, तो मैंने मोदी जी के सामने पहले भी प्रस्ताव रखा था, आप लोगों के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल से अगर इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी से अगर इतनी ज्यादा नफरत है, तो ऐसी प्रताड़ित मत करो। हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जो पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के समय में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दिल्ली वालों की सेवा कर रहा था। आप ऐसे आदमी को खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो, ताली पीट रहे हो, हाँ देखो इसका वजन कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल मरणासन्न हो गया, ये तो बेचारा एकदम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वक्त है, समय है, हम लोग भी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, क्रूरता की भी पराकाष्ठा होती है, इतनी क्रूरता मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। जी, राज्यसभा में जो बिल आएगा, तमाम विपक्षी पार्टी तो बैठक की जा रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां से एक स्थिति साफ हो जाएगी कि 2024 में विपक्षी एकता किधर जा रही है, क्योंकि आपने उसके लिए सेमीफाइनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया? देखिए, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र को बीजेपी खत्म कर रही है, संघीय ढांचे को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। तो ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल है भारत के संविधान का, ये सवाल है हमारे संघीय ढांचे का। तो अगर ऐसा राजनीतिक पार्टियां मानती हैं तो उसकी एकजुटता जब ये बिल के स्वरूप में आएगा अध्यादेश, तो उस वक्त दिखाने की जरूरत है। सबको एक साथ आकर इस बिल को गिराना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है राज्यसभा में। सारी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होती हैं तो ये बिल गिरेगा। तो उससे तस्वीर साफ हो जाएगी 2024 की। आप ये मान रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं? हमने कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा कि इसका एक सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का मतलब एक तस्वीर सामने आएगी जहां पे विपक्षी एकजुटता पूरे देश को दिखेगी। सर, क्या कांग्रेस इसीलिए रिलक्टेंट दिख रही है कि उनको कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि सेमीफाइनल को लीड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? तो कहीं फिर ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने 5-0 से फैसला दिया, कहीं कोई संशय नहीं इसमें। संविधान पीठ की 5 जजों की 5-0 से जो फैसला दिया गया, उस पर अगर हथौड़ा चलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? तो इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का नहीं है। यह सवाल है जिस बुनियाद पे हम जिंदा हैं और चल रहे हैं, जिस बुनियाद पे पूरा भारत और 140 करोड़ लोग खड़े हैं, वो बुनियाद अगर हिलाने और गिराने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो हम सब लोग एक साथ आए। संजय सिंह जी, जो तस्वीर आपने कुछ पार्टियों का नाम लिया है, दरअसल अभी सवाल पूछा गया था टीडीपी वाईएसआर को लेकर के, क्या इसमें वो पार्टियां भी शामिल होंगी इस आउटरीच प्रोग्राम में, जैसे अकाली दल हो गए या टीडीपी, जो पहले बीजेपी के घटक दल रहे हों,
क्या आउटरीच प्रोग्राम का दायरा गैर बीजेपी या गैर एनडीए पार्टियों से आगे भी बढ़ेगा, देखिए वहां तक भी पहुंचेगा? देखिए ऐसा है कि कोई एनडीए का हिस्सा बीजेडी नहीं है, एनडीए का हिस्सा वाईएसआर भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आज देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे अगर हमला हो रहा है, संघीय ढांचे पे अगर हमला किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए सब लोग एकजुट हों, क्योंकि ये जो शुरुआत दिल्ली में हुई है ये आप तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जब तक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक किसी पार्टी के नेता से मिलने का कार्यक्रम तय नहीं होता, तब तक अभी कोई जानकारी आपके साथ शेयर करना मुश्किल है। जैसे जैसे लोगों से मिलने का कार्यक्रम तय होगा आपको बताते जाएंगे। सर एक थोड़ा अलग सवाल है, संसद भवन का उद्घाटन होना है, ऐसे में या बोले कि राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया है। देखिए पहले दिन से मैं इस बात को कहता हूं, 97 वर्ष पुरानी एक संस्था है संघ, 97 वर्षों में आज तक उसका प्रमुख कोई दलित और पिछड़ा आदिवासी नहीं बना, 97 वर्षों में। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से दलित, आदिवासी और पिछड़ों की विरोधी है, और इसलिए देश की आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति चुनावी राजनीति के लिए, उसको भुनाने के लिए तो बना देते हैं, लेकिन बताइए भारत की संसद का उद्घाटन हो और राष्ट्रपति ना बुलाया जाए, इससे ज्यादा अपमान कोई राष्ट्रपति का हो सकता है? इससे बड़ा अपमान कोई आदिवासी समाज या दलित समाज का हो सकता है? इससे बड़ा अपमान या इससे बड़ा कोई संदेश वंचित समाज में भाजपा दे सकती है कि हम इनके विरोधी हैं? ये पूरे शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का अपमान है कि भारत की सर्वोच्च पद पर बैठी भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला, जिनको आज संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं अगर संसद भवन की बात की तो वहाँ सेंट्रल हॉल भी नहीं है, जिसके अपना एक इतिहास रहा। सेंट्रल हॉल की जरूरत क्या है? सब लोग वहां मिलने लगेंगे, आपस में बैठने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे, आप जैसे कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी आके जानकारियां लेने लगेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सेंट्रल हॉल नहीं होना चाहिए। ये काम तो इसीलिए कि मिलने जुलने और पत्रकारिता पे और जानकारियां देने पे पाबंदी लगी रहे, इसलिए किया जा रहा है। सेंट्रल हॉल अगर नहीं है तो धन्यवाद। थैंक यू।